हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज मैं बहुत ही प्रसन्नता से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ, क्योंकि जब सफलता मिलती है और हमारे छात्र छात्राएं सक्सेस की ओर बढ़ते हैं, अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी सफलता आप पर निर्भर करती है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए प्रश्न आते हैं, ये उदाहरण बताते हैं, एग्जाम बताते हैं, टेस्ट बताते हैं। और जैसा कि 69th बीपीएससी पीटी सैटरडे को हुआ और उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमने जो टेस्ट लिया या अपने बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाया, उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं तो हमारे बच्चों ने बड़ी संतुष्टि प्रद ढंग से परीक्षा को अटेंड किया एग्जाम में और बड़े अच्छे से पीसफुली क्वेश्चन को बना के आए हैं और बच्चों का रिजल्ट लगभग आना तय है। इसीलिए बहुत प्रसन्नता के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ उन उदाहरणों के साथ कि जिनको मैंने पढ़ाया और जो मैंने टेस्ट में लिया उससे संबंधित प्रश्न आए हैं। और इसके अलावा भी जो प्रश्न कुछ ऐसे करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, उन सब प्रश्न को मैं डील करूंगा ताकि अन्य बच्चों को भी जिन्होंने अन्य जगहों पे पढ़ाई की, अपने प्रयास से परीक्षा दिया, वो भी समझ सकें कि आपका कितना अंक आने की संभावना है। और कटअप के लिए इस बार कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब तक पूरे बिहार का रिपोर्ट नहीं मिल जाता है कि बच्चों का लगभग कितना % सॉल्व हुआ, ये 2-4 दिन के बाद ही पता चलेगा। अभी कह देना बहुत कुछ हड़बड़ी होगी, लेकिन मैं एक एक करके सभी प्रश्न को एनालाइज करूंगा 2-3 वीडियो में, ताकि आपको इसका लाभ मिले और आप भी अपने उत्तर का मिलान करें और संतुष्टि हो लें कि क्या आपके सिलेक्शन की संभावना बन रही है, क्या आपने उस स्तर तक स्कोरिंग किया है जिस स्तर तक सिलेक्शन का स्तर होने की संभावना है। तो चलिए आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन तो सभी में एक होते हैं। मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है आपको सीरीज सी का। बीपीएससी पीटी सीरीज सी हमारे पास है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं। और क्वेश्चन तो सब सेम रहते हैं, केवल सीक्वेंस में अंतर होता है। आप इसको आसानी से मिला लें। मैं एक एक प्रश्न को समझाते हुए आपके सामने डील करने का प्रयास करता हूं ताकि आप अपने संभावित उत्तर को मिला लें। भारतीय संविधान, पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में जो मूल अधिकार में आता है, अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध माना गया है। इसीलिए प्रश्न संख्या 1 का आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 1 का आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्न में किसके पास है। तो हम सभी जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, यह निर्धारित करने का अधिकार केंद्रीय संसद को है। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हो जाएगा बी। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हो जाएगा बी फॉर बॉल। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 244(1) में संविधान की 5वीं अनुसूची का विवरण है और इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष प्रशासन का उल्लेख है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 3 का आंसर होगा ए और एप्पल। प्रश्न संख्या 3 का आंसर होगा ए। प्रश्न संख्या 4, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमे या मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था।
तो हम सभी जानते हैं कि संविधान के ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे टेस्ट के हैं। आप देख सकते हैं यूट्यूब पर डाला हुआ है, या जिन बच्चों ने हमारे इंस्टीट्यूट में बीपीएससी विद्यापीठ में टेस्ट में शामिल हुआ, आप उनसे भी संपर्क करके जान सकते हैं। और इसका आंसर होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। ये जो पहला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, तो इसमें पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के संविधान संशोधन की शक्ति पर रोक लगाया था। तो विवाद हो गया न्यायपालिका और विधायिका के बीच। तो इसी विवाद के समाधान के रूप में केशवानंद भारती बात 1973 में आया, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ते हुए। तो केशवानंद भारती बात में आपको बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। हेंस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा सी फॉर कैट। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सूची 1 में सूचीबद्ध राजनीतिक दलों यानी राजनीतिक दल और इसकी स्थापना से संबंधित है। तो इसमें है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में हुई थी। और देखिए कि पहला का A1 होगा और दूसरा का B का 3 होगा। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन यूपीएससी पैटर्न का तो टोटल क्वेश्चन आ गया, ये तो और ही बहुत बढ़िया रहा। इसके लिए हम लोग व्यक्तिगत रूप से जो शुरू से पढ़ा रहे हैं शिक्षक, जो हमेशा से इंतजार कर रहे थे कि स्तरीय एग्जाम लिया जाए बीपीएससी द्वारा, और बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय को हम लोग हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब इन्होंने स्तर को पूर्ण वही ले लिया है जो स्तर इसका होना चाहिए पीसीएस लेवल का, क्वेश्चन का पैटर्न भी और क्वेश्चन का स्तर भी। तो बहुत अच्छा लगा। तो इसमें आप देखिए केवल अगर 2 ही जानकारी आपको हो तो आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा सी फॉर कैट। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि किस या किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है। देखिए वैसे तो हमारा संविधान कहता है कि संसद में बोलने की भाषा हिंदी अंग्रेजी होगी, लेकिन अध्यक्ष को यह अधिकार है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हिंदी में सही ढंग से नहीं बोल पा रहा है तो वह अपनी मातृभाषा में बोल सकता है। और ऐसा कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 120(1) में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बच्चे लोग सी फॉर कैट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद है कॉलेजियम प्रणाली। तो कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कॉलेजियम प्रणाली में पहला है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं, और इस समय इनमें न्यायालय में कार्यरत अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं 4। सही है। दूसरा है कि संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया। ना, ये गलत है। ये संसदीय विधि द्वारा नहीं है, यह सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम जज मामले में कॉलेजियम व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। आप जानते हैं कि 3 जज का मामला या केस का मामला आ चुका है, जिसमें पहला जज के केस के मामला में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी स्थापना की थी। संसद के किसी विधान द्वारा इसकी स्थापना नहीं हुई है, तो दूसरा गलत है। तीसरा है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है, ये सही है। और तीसरा है कि कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामला नहीं, सेकेंड जज मामला। और मैंने आप देख लें यूट्यूब पर बीपीएससी मेंस के लिए टिप्पणी वाला जो मैंने जारी किया है पॉलिटी में, आप देख लें, मैंने सहज इसको स्पष्ट किया है। इधर रिसेंटली जितना यूट्यूब पर मैंने वीडियो डाला है उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं। आपके सामने वीडियो है, आपके सामने प्रश्न है। हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप मिला सकते हैं सहजता से, ताकि संतुष्ट हो लें कि हाँ पढ़ाई का स्तर स्तरीय है। क्योंकि अब यदि आप स्तरीय पढ़ाई नहीं करते हैं तो बिहार लोक सेवा आयोग अपने स्तर को प्राप्त कर चुका है।
तो सफलता निश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए अब सेलिब्रिटी पढ़ाई पर से ध्यान हटाएं और स्तरीय पढ़ाई पर ध्यान दें। और जितना भी मैंने वीडियो जारी किया है उसका भी उदाहरण आपके पास है, वो भी आपके पास है और क्वेश्चन भी आपके पास है, खुद मिला लो। तो इसमें पहला और चौथा गलत हो गया, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सही है केवल पहला और वेरी सॉरी, इसमें दूसरा और चौथा गलत हो गया है, क्योंकि कॉलेजियम प्रणाली संसद की देन नहीं है और यह सेकंड जज मामले में आया है, तो इसका सही में होगा 1 और 3, 1 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग, 7 का आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3। इसके बाद है भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। बिल्कुल सही है। 42वां, अभी तक संविधान के प्रस्तावना में तो एक ही बार संशोधन हुआ 42वां, और इसके द्वारा 3 शब्द को जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष, सोशलिज्म, समाजवाद, सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्ष और इंटेग्रिटी अखंडता, ये सही है। दूसरा है इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़े, इसने 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़े। इसमें चालाकी ये है, एक्चुअली क्या है, हम सभी पढ़ते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 ही मौलिक कर्तव्य की अनुशंसा की थी और विधि आयोग ने 2 अलग से मौलिक कर्तव्य की अनुशंसा की थी, तो जोड़े गए थे 10, 8 नहीं। इसलिए एक छोटी सी चीज के लिए PCS का क्वेश्चन है तो हर समय टेक्निकलिटी डालेगा ताकि आपका कंसंट्रेशन हो तभी बन जाए, ये तो स्क्रूटनी है। तो पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। और इसने नए निदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39A, 43A और 47। देखिए ये गलत है ना, अनुच्छेद 39A नहीं जोड़े, जिसमें लोगों को सहज और निःशुल्क न्याय का प्रावधान है, यह मूल संविधान में ही है, जोड़ा नहीं गया है। हाँ, 43A जोड़ा गया, 47 भी नहीं जोड़ा गया। 47 में जो मद्य निषेध की बात कही गई है वो भी मूल संविधान में है, इसके द्वारा मेनली 2 जोड़े गए, 43A एंड 48A, इसलिए यह भी गलत हो गया। और चौथा है कि इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं और विधानमंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार किया गया। तो देखिए क्या है कि इसमें आपको कहता है कि गलत कौन कौन है, तो दूसरा तो गलत है ही और तीसरा भी गलत हो गया। हालांकि इसमें बड़ा संदिग्ध है, एक चीज़ हमारे अनुसार अगर हो तो दूसरा और तीसरा तो गलत है ही, लेकिन इसमें इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभा, तो या तो ये प्रश्न में संदिग्धता लग रही है मेरे अनुसार, क्योंकि राज्य विधानसभा के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार आपको राष्ट्रपति को नहीं, इसके लिए राज्यपाल है, ये उसका एजेंट है। अंग्रेजी देख लें, कभी कभी हिंदी अंग्रेजी में फर्क पड़ जाता है। 4th क्वेश्चन है आपको कि इट ग्रांटेड पावर टू द प्रेसिडेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन विद द इलेक्शन कमीशन टू डिसक्वालीफाई मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब यहाँ बहुत ही मुश्किल है ये बात कह पाना कि स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेसिडेंट हस्तक्षेप करेगा। हाँ, थ्रू गवर्नर वो हस्तक्षेप करता है, गवर्नर से करवाता है, लेकिन वो डायरेक्टली करता है, ये बड़ा मुश्किल है कह पाना। तो नियम के अनुसार, मेरे अनुसार तो 2, 3, 4 सभी गलत हैं, लेकिन ऑप्शन जो दिया जा रहा है BPSC द्वारा, देखिए क्या ऑप्शन देता है। कुछ क्वेश्चन संदिग्ध रहते भी हैं। अब आयोग की सोच, एक्सपर्ट की सोच और हम लोग की सोच में कहीं कहीं अंतर हर साल पड़ता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, 2-3 प्रश्न में ही पड़ता है, जैसे इसमें एक है। तो फिलहाल जो ये प्रश्न है इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको चूँकि इसमें 8 नहीं 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे, तो इसके अनुसार तो ऐसे 3 और 4 दिए हुए हैं, लेकिन मेरे अनुसार 2 भी गलत है। तो फिलहाल इसका आंसर हम 2 और 3 ही को लगाते हैं, है ना। इसीलिए कि राष्ट्रपति के माध्यम से राज्यपाल हस्तक्षेप तो करता ही है,
तो फिलहाल ये बदल सकता है। एक आध प्रश्न ऐसा है जिसका आंसर बदल सकता है। मैं पहले ही आपको स्पष्ट कर दूं, जहां एक्सपर्ट महोदय की सोच, विशेषज्ञों की सोच और हम लोग की सोच में थोड़ा फर्क पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर फिलहाल आप ये रखें। वैसे याद रखें इसका आंसर डी भी लिया जा सकता है, हालांकि मेरे अनुसार ए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का क्वेश्चन नंबर 9, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि किसी भी जनजाति को, किसी भी ये जनजाति का अनुसूचित जनजाति यानी संविधान में जो विशेष दर्जा दिया जाता है अनुसूचित जनजाति के रूप में, शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में, तो उनका क्या कैरेक्टर होगा जिसके ग्राउंड पे उनको स्पेशल उनका नाम शेड्यूल में अटैच किया जाएगा। इसके लिए लोकुल कमेटी 1965 में लोकुल समिति ने इस पर अपना विचार दिया था। और लोकुल समिति के दिए गए विचार के अनुसार आदिम लक्षण होना चाहिए, विशिष्ट संस्कृति होना चाहिए, भौगोलिक अलगाव होना चाहिए तथा बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क से संकोच भी होना चाहिए। और संयोग से ये चारों लक्षण हैं। आदिम लक्षणों के संकेत होना चाहिए, विशिष्ट संस्कृति भी होनी चाहिए, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क से शर्म यानी भाई संकोच, और पिछड़ापन है भौगोलिक अलगाव, अर्थात इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के विचारों का संदर्भ किस देश से लिया गया? हम सभी जानते हैं यह अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। मैंने जितना भी, बड़ी प्रसन्नता होती है जब लगता है कि मेरे पढ़ाए गए चीज़ से बच्चों को लाभ मिला है। अब संविधान में मैंने बहुत सारा वीडियो जारी किया है, फंडामेंटल राइट पर सीरीज जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं सभी प्रश्न डायरेक्टली आए हुए। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी डी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है स्वामित्व योजना। तो स्वामित्व योजना के संबंध में कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है कि यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है ना। ये गलत है, खान मंत्रालय नहीं, यह पंचायती राज मंत्रालय के अधीन है, ना कि खान मंत्रालय। तो पहला गलत हो गया। दूसरा है यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास करे। सही है, बिल्कुल सही है ये। और CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है ना, ये गलत है। और चौथा है यह योजना ड्रोन तकनीकी पर आधारित भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों के क्षेत्र में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए सुधारात्मक पहल। एक्चुअली क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनकी संपत्ति से संबंधित उचित कागजात उपलब्ध कराना, स्वामित्व उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो चौथा सही है, तो गलत हो गया पहला और तीसरा। तो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है गलत है, तो हो जाएगा पहला और तीसरा यानी डी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि किसी वित्तीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्न में कौन से हैं? आप सभी जानते हैं, आप मेरा भी वीडियो देख ले एक बार इसके संदर्भ में। मैंने एक एक करके राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया। आपात के बारे में, आपात का मुख्य उल्लेख 3 है। वैसे तो 352 से लेकर 360 तक लगातार आपात इमरजेंसी का उल्लेख है, लेकिन 3 प्राइम है 352 जिसमें राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी है, 356 जिसमें राजकीय आपात स्टेट इमरजेंसी है, और 360 जिसमें वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में पूछ रहा है कि राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। बिल्कुल, इस टाइम में स्टेट गवर्नमेंट का भी पावर, बहुत कुछ फाइनेंशियल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ये सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने की आवश्यकता है।
ये कहता है नहीं ये गलत है, दूसरा गलत है। आवश्यकता है उस टाइम में राष्ट्रपति आरक्षित करवाता है, नहीं तो राज्य मनमाना खर्च करने लगेगा ना। और आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था है, केंद्र को भी शक्ति है, राज्य को भी शक्ति है, लेकिन संघात्मक एकात्मक प्रबल है। और खास करके जो इमरजेंसी हो जाता है तब तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली यूनिटी हो जाता है और राज्य के सभी शक्तियों में हस्तक्षेप कर सकती है केंद्र की सरकार, जैसा कि हम लोग के देश के संविधान की बनावट है, स्वभाव है। तो दूसरा वाला गलत है। तीसरा है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को कम करने का आदेश दे सकता है, ये सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक में जा रहा था, ये सही है। देखिए इनमें दिए रखा जाएगा या दिए नहीं रखा जाएगा, इसमें 2 गलत है। तो पूछ रहा है सही, तो सही हो गया 1, 3 और 4। तो 1, 3, 4 का मतलब हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं? एक बात याद रखें, हमेशा मैं अपने छात्रों को भी वर्ग में बताता हूँ, टेस्ट में भी बताता रहता हूँ, यूट्यूब पर भी बताता रहता हूँ कि इस सब प्रकार के प्रश्न के लिए एक बार अंग्रेजी को जरूर पढ़ें, जहाँ बढ़िया से समझ में आएगा। अब जैसे देखिए कि ये जो पूछे मुद्रास्फीति जनित मंदी, ये बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं। ये सिंपली स्टैगफ्लेशन है, और स्टैगफ्लेशन जैसे कि मैंने आपको यूट्यूब पर भी पढ़ाया है, क्लास में भी पढ़ाया है। स्टैगफ्लेशन वह कंडीशन है जिसमें तेजी और मंदी, एक तरफ महंगाई बनी रहती है और एक तरफ मंदी भी रहती है। जबकि जब महंगाई आती है तो महंगाई का मतलब क्या होता है कि डिमांड है और सप्लाई उतना नहीं है, तो आप सप्लाई बढ़ा सकते हैं। सप्लाई बढ़ाएंगे तो इकोनॉमी में तेजी आएगी, एक्टिविटीज बढ़ेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगे, उत्पादन की क्रिया होगी। लेकिन एक ऐसा कंडीशन होता है जब कोई किसी कंट्री में किसी खास कारण से महंगाई बनी रहती है, डिमांड ज़्यादा रहता है लेकिन सप्लाई नहीं हो पाता। जैसे अभी कुछ समय पहले कोरोना में देखिए, या अभी युद्ध के काल में देखिए यूक्रेन में और रूस में। भाई कोई देश अगर युद्ध कर रहा है तो डिमांड तो घटा नहीं, डिमांड तो जस्ट करता है, लेकिन प्रोडक्शन रुकेगा विभिन्न कारणों से, अव्यवस्था के कारण से और फिर पूंजी की कमी के कारण से। अभी अपने यहाँ कोरोना आया तो डिमांड तो बना ही हुआ था, लेकिन सप्लाई में अचानक फैक्ट्री बंद हो गए। तो यह एक ऐसा कंडीशन है जिसमें एक तरफ महंगाई भी होती है और एक तरफ मंदी भी होती है। तो वह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं। मैंने इसका मतलब ये पूछ रहा है, ये प्रश्न भी समझना पड़ता है, उसको अंग्रेजी में बहुत बढ़िया ढंग से समझिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कुड पोटेंशियली कंट्रीब्यूट टू स्टैगफ्लेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। पोटेंशियली कंट्रीब्यूट यानी वह कौन सा कारक है जो स्टैगफ्लेशन का या स्फीतिजनक या गतिहीन स्फीति का या स्फीतिजनक मंदी का कारण बनता है। तो पहला है सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। सही बात है, सरकारी खर्च में जब वृद्धि होती है तो लोगों के पास बचत ज़्यादा होता है, और बचत जब ज़्यादा होता है तो डिमांड लोग ज़्यादा करता है, तो डिमांड जब करेगा तभी तेजी आएगी। और दूसरा कहता है औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती। तो एक तरफ तेजी बनी रहती है, जब सरकार हम लोगों पर ज़्यादा खर्च करती है तो हमारे पास हमारा बचत ज़्यादा होता है, हमारा बचत ज़्यादा होता है तो हम डिमांड कर बैठते हैं, तो इकोनॉमी में डिमांड हो जाता है ज़्यादा, तो महंगाई बढ़ेगी। और दूसरी तरफ किसी कारण से उत्पादन में गिरावट हो जाती है। तो पहला भी होगा, दूसरा भी होगा। कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी नहीं, उपभोक्ता खर्च में कुल मांग में वृद्धि होना है, मांग में वृद्धि होगा तभी महंगाई होगी। तीसरा नहीं होगा। घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात आयात से इसका कोई मतलब डायरेक्टली नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा 1 और 2, यानी इसका क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 1 और 2 इसमें सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग, 13 का आंसर हो जाएगा सी। एकदम देखिए, आप जब तक स्टैंडर्ड पढ़ाई नहीं करेंगे, मैंने आपके सामने सर मैंने मुद्रास्फीति पर वीडियो जारी किया हुआ है,
आप देखें बीपीएससी विद्यापीठ में आप जो जितने बच्चे जुड़े हुए हैं आप सभी देख लें इसको। इसलिए मैंने शुरू में ही बताया, स्पष्टता सबसे बड़ी चीज़ होती है, और मेरे निर्देश के अनुसार मेहनत करने पर बच्चों को आज तक सफलता मिलती रही है, तब इतने लंबे समय से पढ़ाया जा रहा है हम लोग द्वारा। तो क्वेश्चन अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा से कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है। याद रखिए, कंप्लीट बहुत सारा क्वेश्चन तो यूपीएससी पैटर्न का है 100%, एक आध क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर का भी है, और ये कहता है करता है। तो इसमें है कि निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण से कमी आई है ना, महामारी से पहले का स्तर की तुलना में से वृद्धि हुई नहीं, इसमें भी कमी आई है। टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घाटे इसमें तेजी से बढ़ोतरी ना कमी आई है। कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण से कमी आई है, चौथा सही है। आपके सामने आंकड़ा है, ये मिला लीजिए, इसमें कोई तर्क नहीं, तो आंकड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा 4। 14 का आंसर होगा 4, यानी केवल 4, यानी बी। तो बी में है केवल 4। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में गया जिले की वर्तमान जनसंख्या आपको 2,34,000 के लगभग है, तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का बी। ये थोड़ा डिजिटल है ये। तो चलिए 100 में आप 150 में आप अगर 100 क्वेश्चन बनाने में सफल हो जाते हैं तो मेरे विचार में सफलता 100 पॉजिटिव नेगेटिव काट के अगर आ जाता है तो मेरे विचार में सफलता तो हर कंडीशन में रहता है। आपको बस इस बार का प्रश्न थोड़ा स्टैंडर्ड है, तो कटअप की चर्चा आगे करेंगे, फिर आगे देखें। इसके बाद है कि केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। सिंपली समझिए, प्लान एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो गवर्नमेंट जो प्लान में एम डिसाइड करती है, 5 ईयर प्लान में या 1 ईयर प्लान में एम डिसाइड करती है, उस एम पर जो खर्च किया जाता है दैट इज प्लान एक्सपेंडिचर। और जो प्लानिंग का एम नहीं है, जो अनदर एक्सपेंडिचर है, वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो आप देखिए एनसीईआरटी 12th क्लास का एनसीईआरटी देखिए, आपको गवर्नमेंट के बजट में फाइनेंस में डायरेक्टली ये सब डायरेक्टली ये क्वेश्चन सब एनसीईआरटी एससीईआरटी बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी चर्चा हम अपने वीडियो में बार बार करते हैं, इधर उधर के कुछ ना पढ़ें, एनसीईआरटी को खूब बढ़िया से पढ़ जाए और स्टेट जो टेक्स्ट बुक है एससीईआरटी उसको पढ़ जाए, आपका पर्पस सॉल्व होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है और बिल्कुल पढ़ाई का महत्व स्थापित हो चुका है, इसलिए पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो गया है बीपीएससी। पहले रट्टा मार हुआ करता था, पढ़ने वाला बिना पढ़ने वाला, जो रट्टा मार करता था, जो सेलिब्रिटी पढ़ाई करता था, बराबर हो जाता था। अब नहीं। इसमें है व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होता नहीं, विज्ञान प्रौद्योगिकी का योजना बनता है और योजना में खर्च होता है, योजनागत व्यय है। कृषि पर नहीं, कृषि भी योजना का लक्ष्य होता है। ब्याज तो कोई योजना का है नहीं, सरकार जो ऋण लेती है उसका ब्याज भुगतान करना होता है, इसको योजना में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो यह गैर योजनागत व्यय के व्यय होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्न में कौन सा सत्य नहीं है? नहीं है। इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ा निश्चित रूप से, एफडीआई तो बढ़ा ही है। जब से हमारे भारत में 1991 से मेनली एलपीजी की पॉलिसी आई है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वैसे ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड लेवल पर पहले से, लेकिन इंडिया में 90 के दशक से माना जाता है, खासकर 91 से, तब से एफडीआई बढ़ा है, घटा नहीं है, एफडीआई बढ़ा है, इसलिए सही है। निर्यात में वृद्धि, आयात में वृद्धि से अधिक है ना, ये नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो हमारा व्यापार संतुलित हो जाता। जब भी कोई देश निर्यात अधिक मूल्य का करता है और आयात कम मूल्य का करता है तो व्यापार संतुलित होता है और व्यापार लाभ होता है, व्यापार घाटा नहीं होता है। लगातार इंडिया व्यापार घाटा में है, इसलिए दूसरा तो गलत है ही और तीसरा सही है। इसने वस्तु और सेवाओं के व्यापार का विस्तार किया है, निश्चित रूप से विदेशी प्रवाह बढ़ा है, उदारीकरण के कारण कंपनी को उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है, तो निर्यात भी बढ़ा है, लेकिन आयात से ज़्यादा नहीं। तो बी वाला केवल गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बी, 17 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
महामारी वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। तो मेरे ख्याल से क्या है, एक्चुअली डेटा जो बताया गया है उसमें 9.5 है, लेकिन 9.2 के लगभग दे रहा है, तो ये सही है। तो पहला वाला सही है। दूसरा है कि वित्तीय वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7 नहीं 6.4% हुआ है। ये गलत है। पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह में कमी आई है, ऐसा नहीं है। राजस्व संग्रह में बिल्कुल कमी नहीं आई है। राजस्व संग्रह, ये अलग बात है कि पहले की तुलना में इस वर्ष में अभी कुछ कमी आई है, लेकिन पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह में लगातार वृद्धि हुई है। तो ये कहता है कि कौन सही है, तो केवल पहला सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग सी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है। तो ये क्या है, इसको कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जिन चीज़ों से भारत की सरकार दूसरे देशों से बहुत सारे चीज़ों को, भाई व्यापार हम लोग करते हैं, तो हम लोग बेचते हैं, हम लोग खरीदते हैं। खरीदने को कहते हैं आयात, बेचने को कहते हैं निर्यात। तो भाई दूसरे देश से जो आप कोई चीज़ खरीदिएगा तो आपके रुपया से तो नहीं खरीदेगा, हालांकि अभी व्यवस्था हो गई है बहुत सारे देशों के साथ। अभी आपने पढ़ा होगा, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे कंट्री के साथ रुपया से डायरेक्टली लेन देन की बात की है, और बहुत सारे कंट्री ने सहमति भी जताई है, बहुत जगह समझौता भी हुआ है। लेकिन फिलहाल रुपया को नहीं रखा गया है, और वह चीज़ जिसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विदेशों से विभिन्न चीज़ों को खरीदती है, उनमें सबसे पहले आपको विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ होती हैं। जैसे अमेरिका से खरीदना है तो डॉलर चाहिए, चाइना से खरीदना है तो युआन चाहिए, जापान से खरीदना है तो येन चाहिए, ब्रिटेन से खरीदना है तो पाउंड स्टर्लिंग चाहिए। हालांकि डॉलर अब सब कंट्री में चलता है, डॉलर को सब लेता है, लेकिन फॉरेन एसेट्स आपके पास चाहिए ही चाहिए। पहला सही है। इसके बाद सोना, ये तो ऑलवेज लेन देन का माध्यम है। इसके बाद विशेष एसडीआर, आपको याद होगा, स्पेशल ड्राइंग राइट, जो IMF जारी करती है अपने मेंबर कंट्री को, ये भी होगा। और आरक्षित किस्ती स्थिति, जो गवर्नमेंट का जो रिजर्व होता है, यानी ऑल होगा इसका आंसर। तो अब देखिए डायरेक्टली SCERT NCERT दोनों में दिए हुए डायरेक्टली, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा डी। अच्छा लगता है बच्चा लोग, जब पढ़ाई का इम्पोर्टेंस बढ़ता है तो हम लोग का इम्पोर्टेंस लगता है कि नहीं, पढ़ाने का महत्व। बीच में तो बड़ा खराब लग रहा था PT वगैरह में पढ़ाने में, इतना ज़्यादा स्थिति गड़बड़ा गई थी, और इसी कारण बहुत सारे सेलिब्रिटी टीचर भी आगे बढ़ गए। तो हम लोग ऐसे टीचर थोड़े कमज़ोर पड़ गए। स्वाभाविक की बात है, समय की मांग है, और अभी जो अपना देश है उसमें मैक्सिमम चीज़ तो गलत लोगों के हाथ में ही है, लेकिन अब यह बिल्कुल सही लोगों के हाथ में आ चुका है। तो बहुत आश्चर्य परीक्षा होने लगा, और अच्छा लगता है। पढ़ाई का महत्व जब स्थापित होता है तो अच्छा लगता है। पढ़े लिखे बच्चे जब सिलेक्शन लेते हैं तो अच्छा लगता है। हालांकि मेंस सब दिन से स्ट्रांग है BPSC का, लेकिन PT की स्थिति बहुत गड़बड़ थी, लेकिन अब उतनी ही अच्छी हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का होगा सभी। अच्छा, उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, उत्पत्ति के नियम के संदर्भ में ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन है इसका, इसको हम अभी इसमें रखते हैं। ये कंफ्यूजिंग में रखते हैं, क्योंकि उत्पत्ति के नियम कई तरह के होते हैं और कई विद्वानों की देन है। हाँ, जैसे खाद्यान्न के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग देन है, मार्शल का देन है, ब्लॉक का अलग अलग विचार है। तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि किसका ये पूछा जा रहा है। तो इसको हम अभी इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में अब आयु जिसके अनुसार आंसर ले, हालांकि इसको क्लियर होना चाहिए था। इसके बाद है शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की देखिए थोड़ी सी गलती होगी तो गलत ध्यान दें। संभावना नहीं है, मृत्यु होती है, संभावित नहीं होता है। मृत्यु एक निश्चित क्षेत्र में प्रति 1000 जन्म पर, जीवित बच्चों के जन्म पर मरने वाले बच्चों की संख्या, तो मर गए उनकी संख्या संभावित नहीं, तो गलत हो गया, पहला तो गलत हो ही गया। इसके बाद है कि वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.5 थी।
है ना। ये भी आपको लगभग सही है। 3 है कि वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। ये लगभग, हालांकि इसमें डेटा आ रहा है 28.3%, इसका डेटा आ रहा है। और चौथा है, क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है बहुत पुराना ही आ गया है, या कोई ऐसा SCRT वगैरह में बिहार टेक्स्ट बुक में पढ़ू भी, जैसे बिहार टेक्स्ट बुक में 2001 का जनगणना दिए हुए है, तो बहुत सारा पुराना डेटा है। और इसमें है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक नहीं, मध्य प्रदेश था। ये तो श्योर है, तो चौथा गलत हो गया, और पहला और चौथा तो गलत है, तो दूसरा और तीसरा ही सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन रीजनिंग पर भी बनते हैं, सब डेटा यूनिक आप जाने, ये बहुत फायदेमंद होता है। 2 ही डेटा सॉलिड जाने तो आपका बन जाएगा। जैसे पहला और चौथा तो 100% गलत है, तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ए, 21 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल, 11th क्लास के NCERT में दिए हुए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, बहुत बढ़िया। 9th में भी कुछ इसके बारे में NCERT में है। तो एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। एक, किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय ना, एक्चुअली क्या है कि मानव पूंजी का अर्थ होता है कि वह मानव जिसका GDP में योगदान अधिक से अधिक हो, जिसकी अर्जन क्षमता अधिक से अधिक हो। तो अर्जन क्षमता जब अधिक से अधिक हो तो यह तब होगा जब मनुष्य स्वस्थ हो, जब मनुष्य ज्ञानवान हो, जब तकनीकी ज्ञान हो उसमें। तो पहला नहीं होगा, ज्ञान में वृद्धि दूसरा है, तीसरा है कौशल स्तरों में वृद्धि करने को ये भी है, और चौथा है देश के लोगों के ज्ञान, कौशल और क्षमताओं में वृद्धि। तो चौथा ऑप्शन में सब ले लिया है, तो इसका मतलब हो गया केवल 4 इसका आंसर होगा। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 4, क्योंकि दूसरा और तीसरा ऑप्शन भी चौथा में शामिल कर दिया। बड़ा चालाकी से किए हुए हैं, ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद है कि दिवाला और शोधन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपको। इंसॉल्वेंस और बैंकरप्सी, अक्षमता, ये 2016 का अधिनियम है, जिसमें 2016 में अधिनियम बड़ा था, जिसमें अभी इसमें 2017 में संशोधन हुआ था, इसलिए चर्चा का विषय है। शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करना है, ये बैंकरप्सी है, गलत है। दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदार के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है, सही है। शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है। निश्चित रूप से शोधन अक्षमता जो है, इंसॉल्वेंसी जो है, यह एक कंडीशन है कि जब व्यक्ति कर्ज नहीं चुका पाता है ना, और इसके बाद कर्ज नहीं चुका पाता है, फिर उसको दिवालिया घोषित करके उसका उपचार किया जाता है और उसकी संपत्ति को बेच करके जिनकी जितना सक्षम हो सरकार वापस करती है। तो ये सही है। और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला के शोधन अक्षमता कार्रवाई को देखे नियामक, निश्चित रूप से रेगुलेटरी बॉडी है। तो आपका सही हो जाएगा 2, 3 और 4। पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा से 2, 3, 4। तो क्वेश्चन नंबर 23 में डी, हाँ डी है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 24, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था? तो इस प्रश्न में एक्चुअली औद्योगिक नीति संकल्प अभी तक भारत में मुख्य रूप से 3 बार अपनाया गया है, 1948 में, 1956 में और 1991 में। लेकिन इस प्रश्न में 48 नहीं है, 56 है, तो आंसर 56 ही होगा। इसलिए भी कि तीनों औद्योगिक नीति में जब यह प्रश्न आता है कि औद्योगिक नीति का आधार किसे कहा जाता है या भारत का औद्योगिक संविधान किसे कहा जाता है, आर्थिक संविधान, तो द्वितीय औद्योगिक नीति को 1956 को। इसीलिए 1924 क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा बच्चे लोग आपको सी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 25, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन
योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है कि यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों के बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। सही है, ये सही है। दूसरा है, इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणी नहीं, 2 से कई अधिक 6-7 श्रेणियाँ हैं, इसमें ये गलत है। तीसरा है, यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं के शुद्ध वृद्धिशील बिक्री पर लगभग 8% नहीं 6%, केवल 6%। तीसरा भी गलत हो गया। चौथा है, PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, ये टैबलेट और इन-1 PC सब है। ये सब सही है, चौथा सही है, सही है, गलत नहीं, गलत पूछ रहा है। उनमें कौन कौन गलत है, तो दूसरा और तीसरा गलत है, तो आंसर हो गया बी। पहला और चौथा सही है। सही पूछता तो आंसर सी हो जाता, और गलत पूछा है तो आंसर बी हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से देखे? क्या चालाकी है, एक ही चीज क्लियर कर दिया कि इसका आंसर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह होगा। वैसे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार से सबसे प्रमुख योगदान डॉक्टर इनका जयप्रकाश नारायण का था। लेकिन और इसमें डॉक्टर जयप्रकाश नारायण है भी नहीं, लेकिन इसमें जैसे बिहार केसरी शब्द का प्रयोग कर दिया, हम सभी जानते हैं बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, नर केसरी बाबू कुंवर सिंह। तो आंसर होगा डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा, 26 का आंसर होगा डी। 26 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 27, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? चंपारण एग्रेरियन कमेटी, चंपारण कृषि समिति का स्थापना की थी, जिसके एक मेंबर महात्मा गांधी भी थे, और CLI इसके चेयरमैन थे, जो मैंने पढ़ाया भी है। चंपारण आप देख लें, मेरे वीडियो में आप देख लें। चंपारण मैंने कृषक आंदोलन के बारे में, तीनों सत्याग्रह के बारे में जो वीडियो जारी किया है, बहुत सारा वीडियो मैंने जारी किया, आप देख लो, उसमें है सारी बातें। इसका आंसर होगा 27 का आंसर होगा ए। 27 का आंसर होगा ए। 28, भारत सूची 1 में विभिन्न दल और इसके ये धर्म सुधार आंदोलन से क्वेश्चन है, धर्म और समाज सुधार जो चला था उससे रिलेटेड है। तो भारत सेवक संघ यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले होगा, तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर होगा, और आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय होगा। ये सब डायरेक्टली मेरे टेस्ट के क्वेश्चन हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन टेस्ट के हैं और वीडियो के हैं, जो बच्चों ने ठीक से पढ़ा है, ईमानदारी से सेलिब्रेट नहीं किया, वो सेलेक्शन देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, पहला का आंसर ए का होगा 2, बी का होगा 1 और सी का होगा 3। आंसर हो जाएगा सी। तो 28 का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग, 28 का आंसर हो जाएगा सी। 29, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? कर्नाटक। 16-17 वर्ष में शादी हो गया था, बहुत बड़ा योगदान था। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? 3 ही थे, AB अलेक्जेंडर, एंड्रयू नहीं थे, पैट्रिक लॉरेंस और स्टैफर्ड क्रिप्स। वही स्टैफर्ड क्रिप्स जो 1942 में क्रिप्स मिशन के भी मेंबर थे, तो नहीं थे, यानी जे एंड्रयू नहीं थे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, सुरक्षावाद सिद्धांत कांग्रेस की, भी मेरा वीडियो देखिए, मैंने 3 वीडियो जारी किया है, कांग्रेस पर दावा किया था, विश्वास था कि सभी प्रश्न आएंगे। ये भी है सुरक्षावाद सिद्धांत लाला लाजपत राय का है। तो 31 का आंसर हो जाएगा, 31 का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग, 31 का आंसर हो जाएगा ए। 32, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार? बहुत ही महत्वपूर्ण है, कराची अधिवेशन। डायरेक्टली मेरे टेस्ट का क्वेश्चन आप टेस्ट पेपर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है कराची अधिवेशन।
1931, तो 32 का आंसर हो जाएगा आपको बी। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में कौन कारण थे? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता थी। भारत से कई गुना अंग्रेज सैनिक रूप से श्रेष्ठ थे। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम नहीं था, निश्चित रूप से संपर्क भी नहीं था, समाज के सभी वर्गों का समर्थन नहीं था, आधी आबादी भगा रहा था, आधी आबादी समर्थन दे रहा था, तो इसका सभी सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा, 33 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें है उपर्युक्त सभी। अब देखिए पहले जनरली डी में रहता है उपर्युक्त सभी, लेकिन डी में होकर कोई नहीं, तो आंसर को हमेशा कई बच्चे गलती करते हैं। रिजनेटिक ऑप्शन भी रिजनेटिक होता है ना, हर चीज़ की जानकारी हो जीएस में जरूरी नहीं है, 2-3 चीज़ भी जान ऐसे प्रश्न बन जाएगा। और सही है या नहीं है इस पॉइंट को गौर से पढ़ें, और ऑप्शन आजकल काफ़ी उलट पुलट रहने लगे हैं, इसको भी ध्यान में रखें। इसके बाद है बिहार का अवार्ड ऑस्ट्रेलिया, जिसे 1917 में महात्मा गांधी की हत्या का बतख मियाँ कई बार पूछे भी जा चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 34 का आंसर हो जाएगा ए, बतख मियाँ। इसके बाद है 35 1937 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद था, बिहार के ही थे। बिहार का 35 का आंसर हो जाएगा ए। 36 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए। होम रूल, तो होम रूल हुआ 1916 में, ये एनी बेसेंट और गोपाल कृष्ण गोखले का। सूरत फूट 1907 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, मॉडर्न मिंटो 1909 में। तो सबसे पहले होगा सूरत फूट 2, फिर होगा मॉडर्न मिंटो 1909, तो 2 और 4 होगा। इसके बाद होगा होम रूल, और इसके बाद होगा खेड़ा सत्याग्रह। तो 2, 4, 3, 2, 4, 2 सूरत विभाजन 1907 हो गया। इसके बाद है 1909 मॉडर्न मिंटो 2, 4, अच्छा होम रूल हो गया 1, और ये 3 हो गया आपको खेड़ा सत्याग्रह 1918। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा डी। सब आपके सब डायरेक्टली आप मिला लीजिए, मेरे टेस्ट पेपर को देख लीजिए, मैंने जो टेस्ट लिया 10 टेस्ट का सीरीज मैंने लिया, और आप देख लें। और क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा आपको डी। क्वेश्चन नंबर 37, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अभी मैंने लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन पर वीडियो जारी किया है, रिसेंटली आप देख लो उसमें सब है कि नहीं। लॉर्ड लिटन के काल में क्या क्या घटना घटी, लॉर्ड रिपन के काल में बराबर पूछे जाते हैं, मैंने तुरंत अभी वीडियो रिसेंटली जारी किया है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्हीं के काल का है। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के काल का है, जिसमें काले व्यक्ति को भी यानी भारतीयों को भी गोरे का मुकदमा सुनने का अधिकार दिया गया था। तो आपको ये गलत है, ये नहीं है। स्टैच्यू कमीशन अकाल आयोग जस्ट अभी हमने जारी किया, शस्त्र अधिनियम ये भी है, अब तुरंत रिसेंटली ये वीडियो जारी किया मैंने। तो 37 में हो जाएगा इल्बर्ट बिल, क्योंकि ये लॉर्ड रिपन से रिलेट करता है। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपको बी। 38 बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुए? 2 संधि हुई, इलाहाबाद की संधि, इसमें एक ही संधि से इलाहाबाद दिए हुआ है। बक्सर की लड़ाई खत्म हुई थी 1764 में, और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपको सी। 39 डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में 1632 में, तो 1602 ईस्वी इसका स्थापना हुई थी, और 1632 में पटना में। और याद रखिए भी पूछता, आप जहाँ जैसे क्वेश्चन पूछता है पहले इसका आंसर आपको बताएं। 40 का आंसर 39 का आंसर होगा डी। और यह भी क्वेश्चन पूछता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले थी वो अभी क्या है? तो ये जो आप पटना कॉलेज देख रहे हैं, ये पटना कॉलेज 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का ही प्रेमाइस था। ये भी क्वेश्चन याद रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 39 का होगा डी। और निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का? डायरेक्टली मेरे टेस्ट का वीडियो का क्वेश्चन है। पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग उन्होंने अहमदाबाद सत्याग्रह में किया था, मैंने वीडियो में भी जारी किया हुआ है सत्याग्रह गांधी का, और मैंने टेस्ट में भी लिया हुआ है, दोनों आपके सामने है, देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 41
क्वेश्चन नंबर 41 ये रीजनिंग है, इसका डी तो हम सीधे आंसर आपको बताते हैं। 41 का आंसर हो जाएगा डी। 41 का आंसर हो जाएगा डी। 42 दिए गए कथन में 42 का आंसर मैंने सब निकाल दिया है, और रीजनिंग डिटेल बताना तो टाइम लग जाएगा। आप आंसर मिला लें, फिर जीएस वाला आगे बताएंगे। 42 का आंसर होगा बी। 43 का आंसर हो जाएगा डी। 44 का आंसर हो जाएगा ए। 45 का आंसर हो जाएगा सी। 46 का आंसर हो जाएगा एक निश्चित कूट भाषा में गेम पाछा। 46 का आंसर हो जाएगा बी। 47 का आंसर हो जाएगा पूर्व क्यू जाता है ए। 47 का आंसर ए हो जाएगा। 48 जो है 48 एक व्यक्ति में जिसके पास 100 बर्गर था। 48 का होगा बी। आप इसको बढ़िया से देखें तो टाइम लगता है। रीजनिंग अच्छा पूछे हुए था, ये भी टेंडेंसी चेंज कर, जब से पहले मैथ्स पूछता से इस बार रीजनिंग पूछ बैठा, तो आपको हर तरह से तैयार, लेकिन 10 ही संख्या है। निम्नलिखित विकल्पों में बेजोड़ को चुनिए। तो बी जूते सही बात है, तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा बी, स्नोबरी और जूते। और क्वेश्चन नंबर 15 विकेट संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर 132, इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए बच्चा लोग, आज 50 क्वेश्चन बता दिए, और थोड़ा वीडियो बनाने का एक टाइम लिमिट होता है, हालांकि हमको बहुत मन लगता है इसमें। फिर अगली वीडियो में मैं 3 वीडियो में टोटल आंसर एनालाइज करके बता दूंगा, और मेरा विश्वास है कि 4 से 5 उत्तर का ही अंतर हो सकता है, ज़्यादा का कभी नहीं। हर साल मैं बताता हूँ, इस बार मैंने वीडियो में जारी कर दिया है। पिछले साल ऐसे ही बच्चों को क्लास में बता दिया करता था, और इस बार मैंने वीडियो में जारी कर दिया, क्योंकि मैं यूट्यूब पर भी आ चुका हूँ। और आप देख लें, आपके सामने उदाहरण है, ये मेरे कहने की बात नहीं है। आप मेरा टेस्ट पेपर देखें, आप मेरा यूट्यूब का वीडियो देखें, आप बीपीएससी का प्रश्न देखें, तो आपको लगेगा कि बच्चे अगर सही ढंग से पढ़ें, आश्चर्य पढ़ाई करें, जिसका महत्व स्थापित पुनः हो चुका है। इसी को कहते हैं पुनर्जागरण। बीच में हर व्यवस्था धूमिल हो चुकी थी बिहार लोक सेवा आयोग, और अब पुनः बिहार लोक सेवा आयोग अपने स्तर पर आ चुका है और पुनर्जागरण की स्थिति में है। तो पढ़ाई का महत्व स्थापित हो चुका है, और आपको मेरा विश्वास है कि मैं जितना आंसर बताऊंगा उसमें 4-5 से ज़्यादा का अंतर नहीं आने वाला है। और बिलीव के साथ आप इसको एनालिसिस को देखें, अपने आंसर को मिलाएं, और आपको अगर मेरा एनालिसिस अच्छा लगता हो, मेरी पढ़ाई अच्छी लगती हो, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लगातार उपयोगी सामग्री आपको देता रहता हूँ। और फिर इसी से संबंधित अगले वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।